शिक्षक साथियों नमस्कार। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत अभी जो प्रत्येक विद्यालय में सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य होना है वह किस प्रकार से संपन्न होगा, इस वीडियो पर हम बात करेंगे। यह प्रशिक्षण वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो कि सामाजिक सर्वेक्षण दल और समस्त विद्यालय व शिक्षकों के लिए है। किसी भी विद्यालय का जो सर्वेक्षण है 20 बिंदुओं के आधार पर होगा। वे 20 बिंदु क्या है इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस पत्र का अवलोकन करते हैं जिसमें इसी विषय पर अर्थात मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के लिए सर्वेक्षण दल के गठन की बात कही गई है। गठन किस प्रकार से होगा यहाँ पर दिया गया है और साथ ही इसके दायित्व दिए गए हैं समिति के, जिसमें प्रमुख रूप से कहा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए तैयार टूल पर आधारित प्रशिक्षण लेना, उसके संबंध में तैयार वीडियो देखना और प्रत्येक प्रश्न से अच्छी तरह से परिचित होना। तो आइए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जो है प्रशिक्षण के पहले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जब सर्वेक्षण दल किसी भी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर उस विद्यालय का जो आकलन है इन 20 बिंदुओं के आधार पर होगा। इसी प्रपत्र के आधार पर होगा। यही प्रपत्र आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रपत्र देख रहे हैं इसकी लिखावट आपको काफ़ी छोटा छोटा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। अभी हम इसके एक एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे। इसमें जो सबसे ऊपर का जो रो है, जो लाइन है, वह नीले रंग का है। तो सर्वेक्षण दल को और शिक्षक को इस स्थिति को पहले समझना जरूरी है। सबसे पहला है सरल क्रमांक। इसमें 20 प्रश्न क्रम से होंगे। दूसरा है मूल्यांकन के प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 से 5 अंक तक के उसमें नंबर दिए जाएंगे, अर्थात कम से कम 1 नंबर और अधिक से अधिक 5 नंबर। 20 प्रश्न होंगे तो 20 पंचे 100 या 100 नंबर का सर्वेक्षण प्रश्न है। अब किसी प्रश्न में जो उत्तर आएंगे उसमें कब 1 नंबर देंगे, कब 2 नंबर देंगे, यह बताया गया है। यदि उस प्रश्न के उत्तर में जो स्थिति है वह असंतोषप्रद है, अर्थात अनसेटिस्फाइड है सर्वेक्षण दल, तो वह जो है 1 नंबर में आएगा। औसत से कम है तो 2 नंबर, औसत स्थिति में है तो 3 नंबर, औसत से बेहतर है तो 4 नंबर और उत्कृष्ट अर्थात उन्नत है तो 5 नंबर। तो अब हम किस स्थिति में औसत से कम मानेंगे, किस स्थिति में औसत से ज़्यादा मानेंगे, इसके लिए यहाँ पर जो बातें हैं लिखी गई है। अब हम उदाहरण के तौर पर सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न में देखेंगे, पूछा गया है क्या विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अभिव्यक्त कर पाते हैं। कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न किए जाए। इसमें निर्देश भी दिया गया है कि जो भी प्रश्न आप पूछेंगे कक्षा स्तर के अनुरूप होंगे। तो अब यहाँ पर 2 बातें सामने आती हैं। पहला है अभिव्यक्त और दूसरा है कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न। तो अभिव्यक्त क्या है इसको समझने के लिए और कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न के लिए 2 अलग अलग सहायक PDF दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुलग्नक, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान 2025 प्राथमिक स्तर अनुलग्नक। इसमें विभाग में प्राथमिक स्कूलों में जो अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जैसे सबसे पहला जो प्रश्न था अभिव्यक्ति के बारे में बात था, तो अभिव्यक्ति क्या होता है इसे निरीक्षण दल को एक बार पढ़ लेना चाहिए, चूँकि हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अभिव्यक्ति का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों या अनुभवों को शब्दों, क्रियाओं, कला, लेखन, संगीत, रंगों या अन्य किसी भी माध्यम से प्रकट करना ही अभिव्यक्ति है। उदाहरण के तौर पर यदि विद्यार्थी कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो वह अभिव्यक्ति कहलाएगा। चित्रकला बच्चों के मन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। शैक्षिक संदर्भ में स्कूल में अभिव्यक्ति छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से कहने, लिखने या प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। इससे उनका आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और रचनात्मकता बढ़ती है। तो यह हो गया अभिव्यक्ति के संदर्भ में। अब इसके संदर्भ में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न किए जाए। तो इसके लिए जो सहायक PDF है
इसमें दिया गया है संकेत। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 के लिए आप क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न 1 कौन सा है, इस प्रश्न के बारे में बात की जा रही है। इस प्रश्न के लिए आप प्रश्न क्रमांक यहाँ दिया है, तो इसी के लिए संकेत दिए गए हैं। कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आप पूछ सकते हैं, कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में प्रश्न किया जाए। संभावित उत्तर, बच्चा स्थानीय भाषा में, अर्थात जैसे उनकी जो मदर टंग है, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी, गोंडी है तो गोंडी, बच्चा स्थानीय भाषा में 3 से 4 वस्तुओं के नाम बताता है, जैसे चाक, कपाट, पंखा आदि। उत्कृष्टता की स्थिति, जैसे चाक की उपयोगिता भी बता पाता है तो उत्कृष्ट श्रेणी में आएंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, पारिवारिक रिश्ते नाते के बारे में प्रश्न किए जाए, जैसे माता पिता, दादा दादी, मामा मामी आदि के बारे में बता पाते हैं। कक्षा 3 में विद्यालयीन एवं स्थानीय परिवेश के बारे में प्रश्न किए जाएं। कक्षा 4 में पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रश्न किए जाएं, जैसे सीखो, सजीव निर्जीव के बारे में। और कक्षा 5 में स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन पर आधारित प्रश्न किए जाएं, जैसे सड़क सुरक्षा क्या है, आपदा प्रबंधन आपसे आप क्या जानते हैं, किसी महापुरुष के बारे में आप बताइए। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति के अलग अलग कैटेगरी हैं। ये प्रश्न अलग अलग कक्षा से पूछना है। अब इसके जो उत्तर प्राप्त होंगे उसकी स्थिति देखिए। विद्यार्थी अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में नहीं बता पाते। अगर विद्यार्थी इस स्तर में है तो हमें इसको मार्क करना होगा। मार्क करने से पहले आगे और क्या क्या दिए उसको देखते हैं। दूसरा स्थिति है जो कि औसत से कम कहलाएगा, यदि विद्यार्थी अपने आसपास के वस्तुओं के केवल नाम बता पाते हैं और उसका कुछ विशेष गुण नहीं बता पा रहे, केवल नाम बता पा रहे हैं, तो औसत से कम होगा। विद्यार्थी अपने आसपास के वस्तुओं के उपयोग भी बता पाते हैं तो वह हो जाएगा औसत स्थिति में। औसत से बेहतर कब मानेंगे, विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं के उपयोग को दैनिक जीवन में जोड़कर बता पाते हैं। और उसके बाद उत्कृष्ट कब मानेंगे, बात करते समय कल्पना एवं समस्या के समाधान करने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग स्थिति है। अब हम कौन सा दें, यदि कुछ विद्यार्थी औसत से नीचे हैं, कुछ विद्यार्थी औसत से ऊपर है, तब कैसे करें। तो इसके लिए यह जो समस्या है मेरे मन में भी आया, उच्च कार्यालय के दिशा निर्देशानुसार यह बताया गया है कि जिस कैटेगरी में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी उसी को उसका अंतिम स्थिति माना जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थी हैं और 50 में से अधिकांश की स्थिति संतोषप्रद है, तो 3 नंबर को टिक करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आकलन हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में, जिससे पूछा गया है, क्या विद्यार्थी कक्षा अनुरूप पाठ्य सामग्री को पढ़ और समझ सकते हैं। अर्थात आप जिस कक्षा के मूल्यांकन कर रहे हैं उस कक्षा के विद्यार्थी अपने कक्षा के पाठ्य सामग्री को पढ़ सकता है और समझ सकता है कि नहीं, यह पूछा जा रहा है। इसके लिए उनके टेक्स्ट बुक का यूज करेंगे। अब इसका उत्तर होगा कुछ ही विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, तो असंतोषजनक। विद्यार्थी अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो संतोषजनक से थोड़ा सा कम। अधिकांश विद्यार्थी धारा प्रवाह पढ़ते हैं, अधिकांश शब्द कहा गया है, धारा प्रवाह पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा संतोषप्रद। अधिकांश विद्यार्थी धारा प्रवाह पढ़कर समझते भी हैं, तो औसत से ऊपर। सभी विद्यार्थी पढ़कर आत्मविश्वास के साथ उसके बारे में चर्चा कर पाते हैं और प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं, तो यह हो जाएगा उत्कृष्ट श्रेणी में। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या विद्यार्थी चित्र या वस्तु को देखकर अंग्रेजी में नाम बता पाते हैं। कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न कीजिए। तो कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न के लिए यहाँ पर सुझाए गए हैं 3 नंबर में। जैसे कि कक्षा 1 में आप प्रश्न कर सकते हैं, रंगों, पशु पक्षियों, फूलों फलों आदि के नाम पूछे जाएं। और उत्कृष्ट कब माना जाएगा, यदि वह कुछ वाक्य बोल लें, जैसे कि कुछ वस्तु को आप दिखाएं और वह कह दे, यदि वह लाल गेंद है तो कहें दिस इज अ रेड बॉल। ठीक है, तो वह हो जाएंगे उत्कृष्ट श्रेणी में।
कक्षा 2 में शरीर के अंगों, दिनों, महीनों के नाम पूछे जाएं। कक्षा 3 में कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में व स्वयं के परिचय आदि पर प्रश्न पूछे जाए। कक्षा 4 में क्या विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेता है, यह अंग्रेजी विषय के लिए है। और कक्षा 5 में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य जैसे कि विज्ञापन, रैपर आदि को पढ़ पाता है। तो ये प्रश्न 3 के लिए इतने प्रश्न सुझाए गए हैं। अब इसका जो उत्तर है उसके हिसाब से आपको मार्किंग करने हैं। यदि विद्यार्थी चित्र या वस्तु को देखकर अंग्रेजी में नाम बताने का प्रयास करता है तो वह हो जाएगा असंतोषप्रद। विद्यार्थी चित्र या वस्तु को देखकर अंग्रेजी में 1-2 नाम बता पाते हैं तो औसत से कम। विद्यार्थी चित्र या वस्तु को देखकर अंग्रेजी में नाम बता पाते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु चित्र को दिखाओ नाम बता देंगे तो वह हो जाएगा संतोषप्रद और चित्र या वस्तु उसके स्तर के अनुरूप हो। अगला है विद्यार्थी चित्र या वस्तु को देखकर अंग्रेजी में नाम बता पाते हैं एवं कुछ नए शब्द भी बोल पाते हैं तो औसत से बेहतर। चित्र या वस्तु के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं तो यह हो जाएगा उत्कृष्ट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। क्या विद्यार्थी अंग्रेजी के सामान्य निर्देशों को समझकर उत्तर दे पाते हैं? कक्षा स्तर के अनुरूप प्रश्न किए जाएं। तो किस कक्षा से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रश्न के लिए, जिसमें हमको जानना है कि क्या वह अंग्रेजी के सामान्य निर्देशों का उत्तर दे पाते हैं। इसके लिए प्रश्न हो सकते हैं कक्षा 1 में अभिवादन एवं सामान्य निर्देशों को समझ पाता है, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन, क्लोज etc। और उत्कृष्ट कब मानेंगे? जैसे वह कह दिया, अपने बारे में बात कर दिया, आई एम अ बॉय। अब आपने कह दिया क्लोज योर आई, तो उसने इस वाक्य को समझ करके रिएक्ट कर पाए तो वह जो है उत्कृष्ट श्रेणी में होंगे। कक्षा 2 में निर्देशों को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग आप कह रहे हैं तो वहाँ से वो रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू, हेलो, प्लीज़, सॉरी etc। अर्थात इस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं कक्षा 2 के लिए। कक्षा 3 के लिए है दिनचर्या में प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों को समझकर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे ओपन योर बुक, मे आई कम इन, मे आई ड्रिंक वाटर etc। 4 में होंगे अपने मित्रों, आसपास की वस्तुओं और अपने बारे में बता पाता है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, इसका आंसर जो है वो दे पाते हैं। ऐसे कुछ प्रश्नों का, केवल 2 ही प्रश्न नहीं, ऐसे कुछ प्रश्नों का यहाँ पर ये उदाहरण मात्र है। निर्देशों को सुनकर वाक्य बोल पाता है, जैसे टेल मी अबाउट यू, अबाउट योर फ्रेंड, अबाउट काउ etc। अर्थात उसके बारे में बता पाता है। तो यह हो गया प्रश्न 4 के लिए अलग अलग स्थितियां। अब इसका जो उत्तर आएगा उसमें देखते हैं, अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी में दिए गए निर्देशों को समझने में असमर्थ हैं। अधिकांश विद्यार्थी, तो इसमें हो जाएगा अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी के सामान्य निर्देशों को समझ पाते हैं, तो अगली स्थिति में है अंग्रेजी के सामान्य निर्देशों को समझकर प्रतिक्रिया भी करते हैं, तो यहाँ पर इसको टिक करना है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं और उन्नत किसको माना जाएगा? कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां। क्या आप प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खाते हैं और क्या यह मेन्यू के अनुसार मिलता है? अब इस बिंदु में मध्याह्न भोजन का आकलन किया जा रहा है विद्यार्थियों के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण में। उत्तर जो आएंगे उसको देख लेंगे। विद्यार्थी अगर कहते हैं कि मध्याह्न भोजन खाने में अधिकतर रुचिकर नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो ये हो जाएगा असंतोष में। जिस दिन पसंद की सब्जी बनती है उस दिन खाना खाते हैं, तो यह हो जाएगा औसत से थोड़ा सा कम और पहली स्थिति से अधिक। कुछ दिनों को छोड़कर अधिकतर दिन खाना खाते हैं और यह सामान्यतः मेनू के अनुसार होता है। इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थी 1-2 दिन को छोड़ करके खाना खाते हैं अधिकतर दिनों में, और सामान्यतः मेनू के अनुसार होता है, अर्थात जो मेनू में लिखा गया है उसके अनुसार से अक्सर होते हैं।
अगला है हर दिन खाना खाते हैं और यह आमतौर पर मेनू के अनुसार होता है। सामान्यता और आमतौर पे अंतर है। सामान्यता का अर्थ हुआ कि मेनू तो लिखा हुआ है लेकिन कभी कभी उसमें बना दिया जाता है सामान्य तौर पे, ठीक है। और आमतौर का अर्थ है कि इसमें अधिकतर समय जो है मेनू का पालन किया जाता है। अगला है रोज खाना खाते हैं और हमेशा यह मेनू के अनुसार होता है और स्वादिष्ट भी होता है। अगर इस स्थिति में है तो उन्नत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। क्या विद्यार्थी स्तर अनुसार संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा भाग की पहचान कर सकते हैं? स्तर अनुसार से अर्थात कक्षा 1 का कक्षा 1 के स्तर पर, कक्षा 2 का कक्षा 2 के स्तर पर, ठीक है। अब इसके उत्तर क्या होंगे? कुछ विद्यार्थी ही स्तर अनुसार जोड़ या घटाव कर पाते हैं, तो इसमें हो जाएगा। इससे ऊपर यदि ठोस वस्तुओं के साथ जोड़ घटाव कर पाते हैं तो इसमें हो जाएगा। विद्यार्थी स्तर अनुसार संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा और भाग कर पाते हैं तो इस स्थिति में होगा। और अगला है ये औसत स्थिति है। और अगला है जो औसत से अधिक है, गणित के मौखिक सवालों पर जोड़ घटाव कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा औसत से बेहतर। और आखिरी है जोड़ घटाव गुणा भाग का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाते हैं एवं दूसरों को सिखा पाते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7। क्या विद्यार्थी मुस्कान पुस्तकालय का उपयोग करते हैं? तो मुस्कान पुस्तकालय क्या है इसके बारे में अनुलग्नक में दिया गया है। जैसे कि मुस्कान पुस्तकालय बच्चों की पढ़ाई में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य है कि बच्चे और अधिक सीखें और पढ़ने में रुचि लें। इस योजना के तहत जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकें दी जाती हैं। स्कूल में एक पढ़ने का कोना बनाया जाता है जिसे मुस्कान पुस्तकालय कहा जाता है। शिक्षक और बच्चे मिलकर इस पुस्तकालय को चलाते हैं। अब इसके उत्तर क्या क्या हैं? पहला, स्थिति, मुस्कान पुस्तकालय है किंतु अधिकतर विद्यार्थी उपयोग नहीं करते, तो यहाँ पर असंतोषप्रद। मुस्कान पुस्तकालय है एवं बच्चों के स्तर अनुरूप पुस्तकें व्यवस्थित है। कुछ विद्यार्थी नियमित उपयोग भी करते हैं, कुछ विद्यार्थी, तो संतोषप्रद से थोड़ा सा कम, औसत से कम। निर्धारित कालखंड में अर्थात मुस्कान पुस्तकालय के लिए एक कालखंड निर्धारित किया गया है, उसमें अधिकांश विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से मुस्कान पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, तो औसत हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की जानकारी पंजी संधारित है अर्थात रजिस्टर बनाया हुआ है, तो औसत से बेहतर है। अगला है विद्यार्थी पढ़ी हुई विषय वस्तु के बारे में बता पाते हैं। प्रत्येक माह मासिक बाल पत्रिका का प्रदर्शन होता है, तो उन्नत श्रेणी में आएगा। अब चलते हैं, अगला है शाला में विद्यार्थी उपस्थिति दर कितनी रहती है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया। यदि कुल उपस्थिति का, कुल दर्ज का 50 से 60% उपस्थिति रहता है तो औसत से कम से भी नीचे असंतोषप्रद में आएगा। 61 से 70 जो है औसत से कम है। 71 से 80 औसत के अनुरूप है। 91 से 90 औसत से बेहतर है और 91 से 100% उपस्थिति बेहतरीन है अर्थात उन्नत है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9। क्या प्रत्येक शनिवार को बिना बस्ते का दिन अर्थात बैगलेस डे, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा था जो हिंदी में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बैगलेस डे आयोजित किया जाता है। तो बैगलेस डे क्या है, इसके लिए एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। बैगलेस डे नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक रचनात्मक के अंतर्गत एक रचनात्मक पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों पर बस्ते का बोझ कम करना और शिक्षा को आनंददायक एवं अनुभवात्मक बनाना है। इस दिन छात्र बस्ता, किताबें और कापियां नहीं लाते। इसके बजाय दिन भर खेल, कला, संगीत, कहानी, स्थानीय कौशल और
गतिविधि आधारित शिक्षण किया जाता है। प्राथमिक शाला 1 से 5 में बैगलेस डे पर की जाने वाली कुछ गतिविधियां यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें खिलौना आधारित कला और शिल्प है, जिसमें खिलौना आधारित शिक्षण, कला और शिल्प, योग और शारीरिक गतिविधियां आदि आदि दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके संबंध में कुछ प्रश्न हैं जिसके आधार पर आकलन होना है। पहला, बैगलेस डे के संबंध में सामान्य दिवस की तरह कक्षाएं लगती है, अर्थात शनिवार को भी अन्य दिन की तरह समान रूप से कक्षाएं लगती है, विद्यार्थी बैग लेकर आते हैं, विषय की पढ़ाई होती है। तो यह हो जाएगा बैगलेस डे के परिप्रेक्ष्य में यह है असंतोषप्रद। बैगलेस डे के परिप्रेक्ष्य में यह हो जाएगा असंतोषप्रद। विद्यार्थी स्वयं से खेल कूद कर शनिवार का दिन आयोजित करते हैं, अर्थात स्कूल में कह दिया जाता है कि आज बैगलेस डे है, सभी विद्यार्थी अपने अनुसार से खेलें, तो यह हो जाएगा औसत से कम। प्रत्येक शनिवार के लिए योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियां कराई जाती हैं, तो यह हो जाएगा औसत स्थिति। विद्यार्थी शनिवार को आयोजित बैगलेस डे के माध्यम से गतिविधि से विद्यार्थी विभिन्न कौशलों में दक्ष हो रहे हैं। जैसे कई जगह वुडन आर्ट सिखाया जाता है, तो उस प्रकार से कुछ गतिविधि और कौशल कराया जा रहा है, तो इसमें लेंगे जो कि औसत से बेहतर होगा। और अगला है विद्यार्थी शनिवार की गतिविधियों से समुदाय को विद्यालय में जोड़ पा रहे हैं, जिससे स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, तो यह हो जाएगा उन्नत स्थिति। प्रश्न क्रमांक 10 में चलते हैं। विद्यालय एवं कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा है? तो विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए भी अनुलग्नक में कुछ बिंदु सुझाए गए हैं। एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार दिया गया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर देखेंगे, यदि इस प्रकार की स्थिति आती है, शिक्षकों का व्यवहार कभी कभी ही सही रहता है, अधिकतर डांट डपट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा असंतोष। शिक्षक कभी कभी डांट डपट करते रहते हैं, तो औसत से कम। शिक्षक का व्यवहार कभी कभी अच्छा होता है, तो औसत। शिक्षक सामान्यतः शांत और अच्छे तरीके से व्यवहार को बनाए रखते हैं, तो औसत से बेहतर। शिक्षक हमेशा उत्साहवर्धक, सम्मानपूर्वक और सकारात्मक ढंग से व्यवहार करते हैं, तो यह हो जाएगा उन्नत में। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 है, क्या विद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो लैंगिक संवेदनशीलता क्या है, समावेशन क्या है, इसको पहले समझना होगा। इसके लिए अनुलग्नक देखने का सुझाव दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान और सम्मानजनक भाव रखना, उनके अनुभवों को समझना और भेदभाव से बचना, यह आएगा लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक समानता, जिसे हम जेंडर समानता के नाम से प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, सभी लिंगों को समान अधिकार, अवसर और जिम्मेदारियां मिलना, ताकि उनके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। लैंगिक संवेदनशीलता हमें पूर्वाग्रहों को पहचानने में मदद करती है, जिससे लैंगिक समानता हासिल की जा सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में एक संबंध भी स्थापित किया गया है। अब इसके अनुरूप में कुछ प्रश्न दिए हैं, क्या देख सकते हैं 11 के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर संकेतक में, क्या कक्षा में लड़कों व लड़कियों को समान अवसर दिए जाते हैं, हाँ या नहीं? इसमें आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं, फिर वहाँ पे टिक कीजिएगा। क्या शिक्षक भाषण, उदाहरणों और गतिविधियों में लैंगिक समानता का ध्यान रखते हैं? क्या विद्यालय में दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण है? क्या सभी छात्र छात्राओं को खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए समान अवसर मिलते हैं? क्या विद्यालय में लैंगिक समानता, समावेशन और विविधता पर आधारित गतिविधियां कराई जाती है, जैसे पोस्टर मेकिंग, चर्चा? क्या छात्र छात्राओं के बीच भेदभाव की घटनाओं पर शिक्षक तुरंत कार्यवाही करते हैं? क्या विद्यालय में लैंगिक समानता और सम्मानजनक व्यवहार पर
कोई प्रशिक्षण या जागरूकता सत्र होता है? क्या पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री में लड़कियों, लड़कों और सभी सामाजिक वर्गों का समावेश होता है? क्या शिक्षक ऐसे शब्दों या व्यवहार से बचते हैं जो लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं? क्या विद्यालय सभी छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वागतपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करता है? तो इस प्रकार से लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशन के प्रश्न हैं। अब इसके जो उत्तर है उसमें देखेंगे, विद्यार्थी में लैंगिक भेदभाव एवं संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। बाल कान में लड़कियों और लड़कों के नाम अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं एवं विद्यार्थियों को अलग अलग बैठाया जाता है। अधिकांश स्कूल में आज भी इस प्रकार से होते हैं, तो इस पे हमको इम्प्रूवमेंट करना है। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को जानकारी दिया जाता है। बाल कान में वर्णमाला के अनुसार नाम लिखा जाता है, तो यह हो जाएगा औसत स्थिति। विद्यालय में लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशन का कक्षागत गतिविधियों में ध्यान रखा जाता है। बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो ये 5 अलग अलग स्थिति है। अगला प्रश्न है, क्या शिक्षक द्वारा कक्षा में जादुई पिटारा का समुचित प्रयोग किया जाता है? तो ये जादुई पिटारा क्या है? तो जादुई पिटारा देख सकते हैं, एक सहायक शिक्षण सामग्रियों का पिटारा है जो खेल खेल में शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत इतने प्रकार के अलग अलग जो है सामग्रियां रहते हैं एक बॉक्स में। देख सकते हैं टोटल 49 प्रकार के सामग्रियां दिया गया है। ठीक है, अब इसके अनुसार से कुछ प्रश्न हैं। जादुई पिटारा या ई पिटारा एक ऐसा पिटारा है, अच्छा इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। अब इसका जो उत्तर होगा यह होगा कि जादुई शिक्षकों को जादुई पिटारा की केवल जानकारी है। वो जानते हैं कि हाँ जादुई पिटारा नाम से कोई डिब्बा है, कोई बॉक्स है, बस इतना जानते हैं। तो यह हो जाएगा असंतोषप्रद। कभी कभी शिक्षक द्वारा कक्षा में जादुई पिटारा का उपयोग किया जाता है, कभी कभी, तो औसत से कम। शिक्षक द्वारा कक्षा में नियमित जादुई पिटारा का उपयोग किया नियमित रूप से, तो यह जो हो जाएगा संतोषप्रद स्थिति में। शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा में नियमित जादुई पिटारा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्तर और बढ़ा दिए, विद्यार्थियों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है, तो हो जाएगा औसत से बेहतर। शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा जादुई पिटारा का उपयोग करते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी सिखाया जाता है एवं अन्य सामग्री निर्माण भी किया जाता है। अब सामग्री निर्माण हो रहा है, तो यह हो जाएगा उन्नत स्थिति में। प्रश्न क्रमांक 13, क्या विद्यालय में पीयर लर्निंग अर्थात ग्रुप लर्निंग कराया जा रहा है? तो पीयर लर्निंग क्या है, इसके लिए अनुलग्नक में बताया गया है कि जब विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं, इसमें वे एक दूसरे की मदद करते हैं, समझाते हैं और मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते हैं, तो वह कहलाता है पीयर लर्निंग। जैसे सहपाठी को कठिन प्रश्न समझाना, जोड़ी बनाकर अभ्यास कार्य करना, साथी मूल्यांकन। ग्रुप लर्निंग क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक समूह में मिलकर किसी विषय को समझते हैं और चर्चा करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। समूह में प्रोजेक्ट बनाना, विषय पर चर्चा, समस्या समाधान गतिविधियां आदि शामिल हैं। अब उसके पश्चात इसमें उत्तर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। विद्यालय के किसी किसी कक्षा में पीयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग कभी कभी कराया जाता है, अर्थात हर कक्षा में नहीं कराया जाता। सभी कक्षाओं, ये हो जाएगा असंतोषप्रद। सभी कक्षाओं में बच्चों की जोड़ी बना दी गई है एवं कभी कभी ग्रुप या पीयर लर्निंग सिखाया जाता है, कभी कभी, और सभी कक्षा में। पहले किसी कक्षा में, अब सभी कक्षा में। अगला है, विद्यार्थी अधिकांशतः पीयर या ग्रुप में काम करते हैं एवं सीखने का प्रयास करते हैं, तो ये हो जाएगा औसत स्थिति। नियमित रूप से पीयर लर्निंग एवं ग्रुप लर्निंग करवाए जाते हैं। विद्यार्थी स्वतः अर्थात खुद से पीयर या ग्रुप निर्माण करके आपस में सीखने सिखाने का कार्य करते हैं। अब हो गया प्रश्न क्रमांक 14, क्या विद्यालय में इको क्लब संचालित है? तो इको क्लब क्या है? यहां पर दिया गया इको क्लब एक पर्यावरणीय क्लब है जो छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक और सक्रिय बनाता है।
इसमें गतिविधियां हैं, वृक्षारोपण है, प्लास्टिक मुक्त अभियान है, जल संरक्षण है, पोस्टर है, प्रतियोगिता, रैलियां आदि। शैक्षिक महत्व, छात्रों में पर्यावरणीय चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और टीम वर्क की भावना का विकास हो। इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि इस प्रश्न के लिए आप आकलन के बिंदु रख सकते हैं। क्या इको क्लब की गतिविधियों में भाग लेते हैं? क्या यूथ क्लब की गतिविधियों में भाग लेते हैं? क्या इको क्लब या यूथ क्लब के अंतर्गत वृक्षारोपण, बाल संसद आदि गतिविधियां कराई जाती है? विद्यालय में लगे पौधे का QR कोड जनरेटेड है? क्या विद्यालय में इको क्लब के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम लगाए गए हैं? तो इस प्रकार से इसमें प्रश्नावली है। अब इन प्रश्नों के आधार पर प्राप्त उत्तर का आप विश्लेषण करते हुए यहाँ पे टिक लगाएंगे। इको क्लब का गठन किया गया है तो असंतोषप्रद, केवल किया गया है गठन और छोड़ दिया गया तो। दूसरा है विद्यालय मिशन लाइव के अंतर्गत इको क्लब में पंजीकृत है, अर्थात जो इको क्लब में पंजीयन करना है वह विद्यालय पंजीकृत हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। और यदि पंजीयन नहीं किए होंगे तो इसी वीडियो चैनल पर बने हुए हैं। किचन गार्डन, वृक्षारोपण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से इको क्लब विद्यालय परिसर में क्रियाशील है। इको क्लब योजना बनाकर विद्यालय में कार्य करता है, जैसे कि पौधे के QR कोड जनरेट है, एक पेड़ मां के नाम आदि। ये दोनों के लिए हमारे चैनल पर वीडियो है कि कैसे QR कोड बनाना है और कैसे एक पेड़ मां के नाम की गतिविधियां भी एंट्री करनी है। अगला है प्लास्टिक साक्षरता और पोषण वाटिका क्रियाशील है, जिसके माध्यम से विद्यालय में मध्याह्न भोजन में फल, सब्जी आदि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये उन्नत स्थिति हो जाएगा। अगला है शिक्षक उपस्थिति दर कितनी रहती है, अर्थात प्रत्येक दिन शिक्षक का जो उपस्थिति दर है कितना रहता है। तो इसका कैसे निकालेंगे? यह विद्यालय में दर्ज पदस्थ शिक्षकों की और उसकी उपस्थिति की संख्या के आधार पर होगा। 50 से 60% उपस्थिति रहता है तो औसत से कम, असंतोषप्रद। 61 से 70 में संतोषप्रद से थोड़ा सा अधिक, 61 से 70 में संतोषप्रद से थोड़ा सा कम, औसत से कम। 2 नंबर 71 से 80 औसत, 81 से 90 औसत से बेहतर और 91 से 100 जो है उत्कृष्ट। अगला है 16 नंबर का, क्या शिक्षक अध्यापन प्रक्रिया में स्थानीय बोली का उपयोग करते हैं? शिक्षक को स्थानीय भाषा का कुछ ज्ञान है तो 1 नंबर। शिक्षक अध्यापन एवं शाला में आवश्यकता अनुसार स्थानीय भाषा का उपयोग करते हैं तो 2 नंबर। शिक्षक स्थानीय भाषा का बोलचाल एवं अध्यापन में भरपूर प्रयोग करता है तो औसत है। शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थी स्थानीय भाषा एवं स्कूल की भाषा दोनों में समझ बना पाते हैं तो ये हो जाएगा 4 नंबर। शिक्षक एवं विद्यार्थी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए विषय को सुगम रूप से अध्ययन अध्यापन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 नंबर। 17 नंबर का प्रश्न है, क्या विद्यालय के सभी शिक्षकों ने अपने विषय अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है? कुछ ही शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेते हैं और कुछ पूरी तरह से वंचित हैं। लगभग आधे शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अधिकांश शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी शिक्षक जो है विषयवार प्रशिक्षित है एवं प्रशिक्षण के कुछ बिंदुओं का उपयोग शिक्षण में करते हैं। सभी शिक्षक विषयवार प्रशिक्षित है एवं सभी बिंदुओं के शिक्षण में उपयोग से कक्षा में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। 5 स्थिति हो गए। 18 है, क्या शिक्षक विषय को रोचक बनाने के लिए कहानी, कविता, अभिनय, खेल गतिविधियां और मल्टीमीडिया का प्रभावी उपयोग करता है? इसके लिए हो जाएंगे, इन विधाओं का उपयोग केवल पाठ योजना तक सीमित है, अर्थात केवल वो डेली डायरी में या पाठ योजना बस में लिख रहा है कि हमने इस प्रकार से पढ़ाया, लेकिन वास्तविकता में नहीं है तो 1 नंबर। कहानी, कविता का उपयोग करता है तो 2 नंबर। इन विधाओं को उपयोग करते हैं किंतु रोचकता की कमी है, अर्थात वो प्रस्तुत तो कर रहे हैं लेकिन रुचिकर नहीं है तो औसत में। रोचकतापूर्ण तरीके से इन विधाओं का उपयोग सभी कक्षाओं में किया जाता है तो
औसत से बेहतर है और इन विधाओं के नियमित प्रयोग से कक्षा में क्रियाशील होने से प्रभावी लर्निंग आउटकम भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा उत्कृष्ट स्थिति। अब है परीक्षा परिणाम के संबंध में। विगत 3 वर्ष में विद्यालय के परीक्षा परिणाम में ग्रेड का प्रतिशत क्या है? कौन सा ग्रेड है इसमें देख लेता हूँ। 19 नंबर में, एक मिनट, क्योंकि मैंने एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके बीच लाया है, तो क्योंकि एक्सेल का हाँ परीक्षा में ए ग्रेड का पूछा है, ठीक है, इसमें ए ग्रेड का है ना, इसमें ए ग्रेड की जानकारी देना है। तो ये हो जाएगा 20% या उससे कम, अर्थात 20% या उससे कम विद्यार्थी ही ए ग्रेड में आए हैं पिछले 3 साल में, तो 1 नंबर। 40% से अधिक में 2 नंबर, 50 से 60% में 3 नंबर, 70 से 80 में 4 नंबर और 80% से ऊपर में 5 नंबर। अब अगला और आखिरी प्रश्न है, क्या विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की सुविधा है? स्वच्छ है ना, इसमें देखेंगे विद्यालय में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा है पर उपयोग करने लायक नहीं है, 1 नंबर। पेयजल एवं शौचालय की सुविधा है किंतु साफ सफाई नहीं होती है, 2 नंबर। स्वच्छ पेयजल है एवं शौचालय क्रियाशील है, नियमित सफाई होती है, तो 3 नंबर। स्वच्छ पेयजल है, शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा है, तो 4 नंबर। और 5वां है स्वच्छ पेयजल है, शिक्षक बालक बालिका एवं CWSN बच्चों के लिए पर्याप्त साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था है, तो हो जाएगा उत्कृष्ट 5 नंबर। तो इस प्रकार से इन 20 बिंदुओं के आधार पर प्राथमिक स्कूल का सर्वेक्षण का कार्य होगा। इस वीडियो के पश्चात आपकी जो भी क्वारी है जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को हम उच्च कार्यालय तक भेजेंगे और जो संभावित उत्तर आएगा उनका समग्र रूप से एक और वीडियो आपके बीच लेकर आएंगे। तो इतने बिंदुओं पर निरीक्षण दल को और शिक्षकों को तैयारी करके रखनी है और हम सभी को अपना स्कूल बेहतर करना है। अगले वीडियो में हम माध्यमिक स्तर का चर्चा करेंगे। जुड़े रहेगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।